अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। गाली का जवाब गाली, थप्पड़ का जवाब थप्पड़, जलसे का जवाब जलसा। हुकूमती इत्तेहाद ने पीटीआई को उस ज़ुबान में जवाब देने का फ़ैसला कर लिया जो ज़ुबान उनको समझ में आती है। यानी अगर गाली देंगे तो जवाब में गाली मिलेगी और शायद उससे ज़्यादा गंदी और बड़ी गाली मिलेगी। अगर थप्पड़ आएगा तो उसके जवाब में और ज़्यादा करारा थप्पड़ मारा जाएगा। और इसके साथ साथ सियासी मैदान में भी सियासी लड़ाई को सियासी अंदाज में सियासी तरीके से लड़ी जाएगी। पीडीएम की तरफ से और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से एक बड़ा फैसला आ गया। ना सिर्फ ये बल्कि लाहौर से बनी गाला तक चलने वाली माल गाड़ी की तहकीकात का भी फैसला कर लिया गया है। और इस माल गाड़ी की तहकीकात के लिए ये जो ट्रेल है लाहौर से बनी गाला तक, इसको उजागर करने के लिए और इसके सारे ताने बाने लोगों के सामने खोल कर रखने के लिए अहम तरीन इंकशाफात भी हुए हैं। और इसके लिए इस सारे स्कैंडल में शामिल जो अहम तरीन अफराद हैं उनको बेनकाब करने के लिए और जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं उनको पाकिस्तान में वापस लाने के लिए इंटरपोल की मदद भी हासिल करने का फ़ैसला किया गया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, इनके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उसने ये वाला फ़ैसला किया। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल होने वाले फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास की, जिसकी सदारत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने की। और इसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के साथ अपना जो रिजॉल्व है उनकी प्रोटेक्शन का, आइन और कानून की अमलदारी का जो रिजॉल्व उन्होंने जाहिर किया था उसकी हर जगह से तौसीक भी की जा रही है और तारीफ़ भी की जा रही है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये बात शायद कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और क्योंकि उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास के जो जवाब उन्होंने दिया उसके अंदर उनका ये कहना है कि कोई इदारा जमहूरियत की वो प्रोटेक्शन नहीं करता, कोई फ़ौज जमहूरियत की प्रोटेक्शन नहीं करती, जमहूरियत की प्रोटेक्शन करती है पाकिस्तान की अवाम और कोई बैरूनी ताकत भी आकर जो है वो जमहूरियत की प्रोटेक्शन नहीं करेगी। लिहाजा ये तमाम चीज़ों को आप अपने ज़हन से निकाल दें। जमहूरियत हमारी है, पाकिस्तान हमारा है, हमने ही इसकी प्रोटेक्शन करनी है, कोई फ़ौज आकर इसकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती। उनका ये भी कहना था इमरान खान साहब का कि बड़ी साजिश के तहत ये हुकूमत हमारे सर पर मुसल्लत की गई है। और उनका ये भी कहना था कि मैं आज जा रहे हैं पेशावर, रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा दिल की बातें करनी है और आज मुझे और आपको एक मरतबा फिर बहुत ही तवील लेक्चर सुनना पड़ेगा। जलसा है उनका आज रात 9 बजे और इस जलसे के अंदर उनका ये कहना है कि हमने आज से एक नई इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ करना है और इस एहतजाजी कैंपेन का बुनियादी मकसद ये होगा कि पाकिस्तान में जल्द अज़ जल्द फ्रेश इलेक्शंस कराए जाएं ताकि जो हुकूमत है वो अवाम की मैंडेट से आए, वो किसी फॉरेन स्पॉन्सर्ड कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए इक़्तिदार में ना आए। इमरान खान साहब आज पेशावर जा तो रहे हैं, लेकिन अजीब बात है, वैसे इक़्तिदार के डायनामिक्स और होते हैं, अपोजिशन के डायनामिक्स और होते हैं। अपोजिशन में जब आते हैं तो वो इक़्तिदार वाली ऐनक उतर जाती है और आपको तमाम के तमाम हक़ाइक़ बड़ी क्लैरिटी के साथ नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आपको आवाम के मसाइल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, उनके दुख दर्द नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आपको वो जो तमाम चीज़ें जो इक़्तिदार में बैठ कर आपको नज़र नहीं आती वो अपोजिशन के अंदर आके बड़ी खूबसूरती के साथ नज़र आती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब पेशावर जा तो रहे हैं, लेकिन आज जा रहे हैं जब उनका इक़्तिदार का सूरज गुरूब हो गया और उसके बाद वो एक नई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ मंज़र-ए-आम पर आ रहे हैं और आके उनको फिर लोगों की ज़रूरत पड़ रही है ताकि वो एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ सकें और लोगों के प्रेशर को डेवलप कर मौजूदा हुकूमत और इदारों को इस दबाव का शिकार कर सके कि जनाब आपके तमाम मसाइल का हल मेरे पास है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इमरान खान साहब 5 मार्च को या 6 मार्च को क्यों नहीं गए पेशावर, जब 5 मार्च को एक मस्जिद के ऊपर ख़ुद कुछ हमला किया गया था और उसके नतीजे में तकरीबन 63 अफराद शहीद हो गए थे, 4 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। उस वक्त इमरान खान साहब ने सिर्फ एक मुज़म्मती बयान ट्विटर के ऊपर जारी करके अपने फ़राइज़ से अदायगी इख्तियार कर ली थी। ना वो गए इन शहदा के लवाहिकीन के पास, ना उनके वज़ीर आला गए,
शोहदा के लवाहिकीन के पास, ना ये हॉस्पिटल गए ज़ख्मियों की इयादत करने के लिए, ना इनकी सूबाई हुकूमत में से कोई ओहदेदार गया जाके ज़ख्मियों की इयादत के लिए। वो लोग जो शहीद हुए थे वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, वो लोग जो ज़ख्मी हुए वो पाकिस्तान के शहरी नहीं थे। लेकिन उस वक़्त हमें ज़रूरत नहीं थी, उस वक़्त हमें इन पाकिस्तानी लोगों की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें उस वक़्त उनसे वोट नहीं लेने थे। हम ये समझ रहे थे कि ये एक टेलीफोन कॉल आएगी और टेलीफोन कॉल आने के बाद ये जो तहरीक अदम एतमाद का बबल है ये ब्रस्ट कर जाएगा। एक टेलीफोन कॉल जाएगी एमक्यूएम को, एमक्यूएम हमारी काबीना के अंदर शामिल रहेगी। एक टेलीफोन कॉल जाएगी बीएपी को और बीएपी हमारे साथ मौजूद रहेगी। एक टेलीफोन कॉल जाएगी मुस्लिम लीग काफ को, वो हमारे साथ मौजूद रहेगी। हमें किसी को डराने के, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब देखा कि हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान भी याद आ गया, पाकिस्तान की आवाम भी याद आ गई। इस बात का भी अंदाज़ा हो गया कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ अवाम करते हैं, फ़ौज नहीं करती। लेकिन जिस वक़्त इनकी खुद अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ था और ख़ुद हुकूमती इत्तेहादी, साबिक़ हुकूमती इत्तेहादी और मौजूदा पीटीआई के इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ की तरफ से ये बात वाज़ेह तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही ने एक नहीं कई टीवी इंटरव्यूज़ में इस बात का इजहार किया कि ये हुकूमत 3.5 साल तक बैसाखियों के साथ चलती रही। उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि भाई जब तक आप बच्चे को चलने का मौका नहीं देंगे तो वो चलेगा कैसे, जब तक आप उसकी नैपियां बदलते रहेंगे तब तक निज़ाम कैसे चलेगा। ये खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत के बारे में ये बात कही। यानी 3.5 साल तक इमरान खान साहब की हुकूमत का जो इक़्तिदार था वो बैसाखियों के सर पे था। उनकी मुश्किलात की जो नैपीज़ हैं अब वो कोई और शख्सियात उनको बदलती रहीं, उनको दूर करती रहीं, उनको हर एक मुसीबत से बाहर निकालते रहीं। लिहाजा उनको इस बात का इदराक नहीं था, उनको इस बात की ज़रूरत नहीं थी कि हज़ारा के अंदर जो कारकुन हैं वो अपनी लाशें लेकर सख्त सर्दी के अंदर कोयटा में बैठे हैं। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं लाशों से ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। फिर ये धमाके होते हैं, वहाँ पर कीमती जानें ज़ाया होती हैं, लेकिन हमें चूँकि उस वक़्त उनके वोटों की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा हम उसकी तरफ तवज्जो देना भी पसंद नहीं करते। लेकिन आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं, आज हम आ गए हैं अपोजिशन में, आज हमें लोगों की ताकत की ज़रूरत है, आज हमें उस दबाव को बढ़ाने की ज़रूरत है जिसके नतीजे में हम एक मरतबा फिर ईवान वज़ीर आज़म में पहुँच सकें, हम एक मरतबा फिर इक़्तिदार के ईवानों में जा सकें, हम एक मरतबा फिर इदारों पर प्रेशर ला सकें, हम एक मरतबा फिर इदारों पर प्रेशर लाकर उन्हें अपने साथ खड़ा करने पर मजबूर कर सकें। ये है वो बुनियादी टैक्टिस जिसके लिए आज से इमरान खान साहब एक नई एहतजाजी कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने पहले मरहले में जो है पेशावर में जलसा करना है, उसके बाद कराची में जलसा करना है, उसके बाद उन्होंने 23 अप्रैल को लाहौर में जलसा करना था। लेकिन अब लाहौर के जलसे की तारीख को बदल दिया गया है क्योंकि 23 अप्रैल को लाहौर में यौम शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाया जाएगा। लिहाजा 23 अप्रैल के जो जलसा है उसको मुलतवी कर दिया गया है और अब उसके लिए नई तारीख का ऐलान किया गया है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर चूँकि इमरान खान साहब को वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं जो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, जो अग्रेशन का मुजाहरा करते हैं। वो ये कहते हैं कि मुझे अग्रेशन पसंद है, मैं अपनी जो सारी क्रिकेट खेली वो अग्रेसिव अंदाज में खेली, जो कैप्टनसी की वो अग्रेसिव अंदाज में की, लिहाजा मैं जो पॉलिटिक्स करूंगा वो भी अग्रेसिव अंदाज में करूंगा। और ये वजह है कि वो तमाम लोग जो अपोजिशन के लत्ते लेते रहे, जो अपोजिशन को हर वक्त बुरा भला कहते रहे, वो तमाम लोग जो अपोजिशन को गालियां देते रहे, जो वो तमाम लोग जो अपोजिशन को चोर डाकू लुटेरा साबित करने की कोशिश करते रहे, चाहे वो शहजाद अकबर साहब हों या शहबाज गिल साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों या हमाद अजहर साहब हों या गुलाम सरवर खान हो, ये तमाम के तमाम लोग इमरान खान साहब की आंखों का तारा रहे। और बात यहाँ तक बढ़ गई कि शहरयार अफरीदी साहब और गुलाम सरवर खान साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हमारा तो दिल करता है कि हम खुद कुछ जैकेट पहनकर आ जाएं पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, कौमी असम्बली के ईवान के अंदर, और वहाँ पर ये जो सारे मुल्क दुश्मन बैठे हुए हैं, ये जो सारे गद्दार बैठे हुए हैं, इनको धमाके से उड़ा दूँ। जब लीडर के पैरोकार, जब लीडर के टॉप क्रोनीज, जो उनके करीबी लोग हैं जिनके बारे में ये परसेप्शन है कि ये इमरान खान साहब की आंखों के तारे हैं, जब वो इस किस्म की बातें करेंगे तो उसका जो डेफिनेटली जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो सबसे निचले तबके तक, यानी आखिरी टीयर ऑफ द वर्कर्स, वहाँ तक भी पहुँचेगा। और फिर वही होगा जो हम होते हुए देख रहे हैं। हर चौक चौराहे पर हमें ऐसे ही मनाजर नज़र आ रहे हैं। और कल जो एक वाक़या पेश आया मैरियट होटल इस्लामाबाद में, उसकी भी बुनियादी वजह यही थी कि एक ऐसा तासुर को
मेंटेन कर दिया गया। आप सिर्फ इसको एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखें कि सिर्फ एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मुहब्बे वतन सिर्फ हम हैं और जो हमारे साथ नहीं है वो सारे के सारे गद्दार हैं, वो सारे के सारे चोर हैं, वो सारे के सारे अमरीकी स्पॉन्सर्ड हैं, अमरीकी साजिश का हिस्सा हैं। और इस सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब इन सर्कमस्टांसेस को और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए इमरान खान साहब एहतजाजी तहरीक के ज़रिए इलेक्शंस कराना चाहते हैं। तो आपके सामने सूरत हाल बहुत हद तक वाज़ेह होनी चाहिए। कल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जैसा या जो है चंद साहब जैसे, नदीम अफजल चंद साहब जैसे बड़े सीजन, बड़े मुतहम्मल मिजाज, बड़े ठंडे मिजाज, बड़े मोतबर और मोतदिल सियासतदान अगर इस लेवल पर पहुंच जाते हैं, इस लेवल पर पहुंच सकते हैं कि वो अपना गिरेबान पकड़ने वाले शख्स का गिरेबान पकड़ें, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सूरत हाल कहाँ तक जाएगी। और यही वजह है कि अब अपोजिशन ने भी अग्रेसिव स्टांस लेने का फैसला किया, क्योंकि कल जो कुछ हुआ उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये बात अब उन्होंने तय कर ली है कि अब अगर कोई बंदा हमारे साथ बुरा सलूक करेगा तो उसके साथ उससे बढ़कर बुरा सलूक किया जाएगा। जो गाली देगा उसको उससे ज़्यादा बड़ी गाली, उससे ज़्यादा गंदी गाली दी जाएगी। जो थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा उन्होंने लटा के कुछ पहने ने। और उसके साथ अगर पॉलिटिक्स के मैदान में अगर आप सियासत करेंगे, जलसे करेंगे, तो उसके जवाब में जलसे ही किए जाएंगे। आपके नैरेटिव का एंटी नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा। और एक मैंने ट्वीट देखा, बड़ा ज़बरदस्त था सईद चौधरी साहब का। उन्होंने अपने इस ट्वीट के अंदर बड़ा एक दिलचस्प जुमला बोला। उन्होंने कहा जिस तरीके से कल मैरियट होटल के अंदर ये जो मुक्केबाजी हुई है, ये वाला काम अगर 2-3 दफ़ा और हो गया तो ये एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसके बाद लोग इस सारे जो ये जिस तरीके से करते हैं उससे ज़रा गुरेज होगा। अब ये हर्ड इम्यूनिटी वाला मामला हमारे ज़हन में आया था जब ये पहली मरतबा सुनने में आया था, जब ये कोविड इस वक्त अरूज में था और ये कहा जाता था कि अगर किसी भी एरिए के अंदर 80% 90% लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगी तो उसका मतलब ये होगा कि उस वायरस का स्प्रेड बहुत हद तक महदूद हो जाएगा और एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि वायरस जिस बॉडी में जाएगा वहां पर उसका एंटी वायरस मौजूद होगा, लिहाजा वायरस खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। अब इस बात का इजहार यही है कि अगर थप्पड़ का जवाब थप्पड़ होगा, गाली का जवाब गाली होगा, तो उसके नतीजे में हर एक बंदे को इस बात का खौफ होगा, यार मैं गल कर ली, अगलों ने पकड़ के मुझे लटा के कुटना है। तो इसका मतलब ये होगा कि हर एक बंदा सोचेगा। और मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जारहाना पॉलिटिक्स को अगर किसी न किसी जगह पर जाकर ब्रेक देनी है तो यही हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो ऐसे ही अगर मामला आगे बढ़ता रहा, ऐसे ही दशनाम की सियासत आगे बढ़ती रही, ऐसे ही गाली की सियासत आगे बढ़ती रही, ऐसे ही गद्दार वतन करार देने की जो है रविश आगे बढ़ती रही, ऐसे ही गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते रहे, तो वो इलेक्शन जो होना है इसी साल होना है, वो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा ख़तरनाक, खूनी, पुरतशद्दुद इलेक्शन होगा। क्योंकि एक माहौल ऐसा बना दिया जाएगा कि जनाब हम इलेक्शन लड़ ही गद्दारों के ख़िलाफ़ रहे हैं। और ऐसी सूरत हाल में होने वाले इलेक्शन के अंदर जब फ़िज़ा यही होगी कि मुहब्बे वतन गद्दारों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप ये समझें कि वो तमाम लोग जो वोट डालने आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और ख़ास तौर पर ये जो है तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो ये कहते करके आएंगे हम तो जहाद करने जा रहे हैं और हमारे सामने जो है हमने उसकी गर्दन उतार देनी है, चाहे अगर वोट से ना उतार सके तो तलवार से उतार देंगे। इस माहौल के अंदर अगर इलेक्शन होंगे तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक इसका मनाजर सामने आएंगे। दूसरी सूरत में इन इलेक्शंस के नतीजे में अगर पीटीआई इलेक्शन हार जाती है अपने इस सारे बयानिए के बावजूद, अमरीकी साजिश के बयानिए के बावजूद, गद्दार के फतवों के बावजूद, तो इसका मतलब ये होगा कि वो उनके नज़दीक इन इलेक्शंस की भी कोई वक़्त नहीं होगी। वो इसको भी एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन करार दे के एक मरतबा फिर कंटेनर पर सवार हो जाएंगे। क्योंकि आज के बाद अब से ये जो 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक के वाक़यात हुए हैं, एक बात इमरान खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से साबित कर दी है, इक़्तिदार वही आईनी है जिसके अंदर वो मौजूद है, असम्बली वही आईनी है जिसके अंदर वो मौजूद है, इलेक्शन वही शफाफ और साफ़ है जिसके अंदर पीटीआई अक्सरियत हासिल करेगी। इसके अलावा और कोई ना इलेक्शन शफाफ होगा, ना कोई हुकूमत आईनी होगी और ना कोई असम्बली आईनी होगी। लिहाजा आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। अब ये जो मैंने आपके साथ एक जिक्र किया था मालगाड़ी का,
جو لاہور سے چلتی تھی بنی گالہ تک جاتی تھی، اور اس کے نتیجے میں اب بہت ہی زیادہ جو ٹریل تھی وہ جاتی تھی کہ پنجاب میں ہونے والی کرپشن تھی، پنجاب میں ہونے والے جو لین دین تھے، پنجاب میں ہونے والی جو ٹرانسفر پوسٹنگز تھیں، ان کے جو پیسے بٹورے جاتے تھے، جن کا الزام مریم صاحبہ نے بھی اور بہت سارے لیڈرز نے عائد کیا کہ جناب یہ جو ہیں خاتون اول کی، سابق خاتون اول کی جو سہیلی ہیں فرح گوگی صاحبہ، وہ یہاں سے پیسے اکٹھے کرتی تھیں، پیسے اکٹھے کر کے ٹرانسفر پوسٹنگز کے ذریعے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پر ان کا راج ہوتا تھا، ان کے احکامات کے تابع ہوتے تھے تمام تر لوگ، اور اس کے نتیجے میں پھر یہ پیسے اکٹھے کیے جاتے تھے، اور یہ جو مال گاڑی ہے یہ لاہور سے چلتی تھی بنی گالہ تک، اور وہاں سے پھر آگے اور زیادہ اس کی ڈسپرسمنٹ آف دی منی آرڈرز کیے جاتے تھے۔ اب اس سارے معاملے کی بھی تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے، اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت عثمان بزدار صاحب ابھی تک چیف منسٹر ہیں، ان کے ایک سابق پرنسپل سیکرٹری ہوا کرتے تھے پنجاب میں، طاہر خورشید نامی صاحب تھے، بیوروکریٹ تھے، اور ان کے خلاف نیب نے ایک انکوائری کا آغاز کیا تھا، اور اس انکوائری کے اندر بے شمار چیزیں نکلی تھیں، اور اس میں اس بات کا خود نیب نے یہ کاغذات پروڈیوس کیے تھے، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ طاہر خورشید صاحب کے جو اثاثے ہیں، ان کے یہ جو ٹینیور ہے جس کے اندر وہ پرنسپل سیکرٹری ٹو دی سی ایم پنجاب رہے ہیں، اس کے اندر ان کے اثاثوں کی مالیت میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہوا، انہوں نے بہت زیادہ پراپرٹیز خریدی، اور پھر طاہر خورشید کے بعد جو ہیں عثمان بزدار صاحب، ان کے خلاف بھی انکوائری کا آغاز ہوا۔ لیکن ساتھ ہی اس وقت یہ ہوا تھا کہ جو چیئرمین نیب تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، ان کی مدت ملازمت ہو رہی تھی ختم، اور اس کے بعد نئے جو چیئرمین نیب ہے ان کا تقرر ہونا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے چیئرمین نیب کا تقرر کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں چیئرمین نیب کی تقرری کے لیے، یعنی احتساب کے لیے، ایک چور ڈاکو لٹیرے کے ساتھ بات کروں، اس کے ساتھ کانورسیشن کروں، اس کے ساتھ کنسلٹیشن کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ چیئرمین نیب کی تقرری کے اوپر کسی بھی طریقے سے رابطہ کرنے اور بات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو یہ لالی پاپ دیا تھا کہ آپ کو ایکسٹینشن دے جا رہے ہیں، اور یہ ایکسٹینشن آپ کو بہت جلد مل جائے گی، جس کے جواب میں یہ جو دو انکوائریز تھیں طاہر خورشید صاحب کے خلاف اور عثمان بزدار صاحب کے خلاف، ان انکوائریز کو ختم کر دیا گیا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مالم جبہ کے اندر ہی ان انکوائریز کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اب یہ دوبارہ سے اب چونکہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کے بارے میں یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہ بہت جلد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے، اب نیب کے اندر بھی کارکردگی دکھانے کا ایک جنون پیدا ہو رہا ہے کہ جناب ہم بھی کارکردگی دکھائیں، کیونکہ اطلاع یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نیب کو ختم کرنا چاہ رہی ہے، لہٰذا وہ چاہتے ہیں ساڑھی روزی روٹی لگی رہے، لہٰذا ہم یہ جو ہلکی پھلکی ٹھک ٹھک ہے یہ ہم جاری رکھیں گے، اور اس کے لیے یہ جو فائلیں تھیں ان دونوں اصحاب کے بارے میں، اور بھی ان کے اوپر سے اب دوبارہ گرد بھی صاف کی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے جو تمام انفارمیشن ہے وہ ایف آئی اے حکام نے حاصل بھی کر لی ہے نیب حکام سے کہ جناب یہ جو 2-3 فائلیں آپ نے بند کر کے رکھی ہوئی تھی، مالم جبہ، بی آر ٹی، اور یہ جو طاہر خورشید، عثمان بزدار، یہ ذرا نکال کے لے کے آئیں، کیونکہ ان کے سب کے جب لنکس جوڑے جائیں گے تو وہ یہ جو کرپشن کی مال گاڑی ہے یہ سارے اسی کی بوگیاں ہیں، اسی کے ڈبے ہیں، اور جب تک اس پورے کے پورے معاملے کو ہم نہیں دیکھیں گے اس وقت تک یہ پورا کے پورا جو ٹریل ہے وہ نہ سامنے آئے گی، نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی ہو سکے گی۔ تو اب یہ فائلیں، یہ ریکارڈ اور اس کی جو کاپیز ہیں یہ ایف آئی اے حکام کے سپرد کی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد اس سارے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا، اور پھر کیسز یقینی طور پہ آئیں گے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب بن رہے ہیں وزیر داخلہ، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو سابق خاتون اول کی جو فرسٹ سہیلی ہیں ان کو بھی ریڈ وارنٹ جاری کر کے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کر کے دبئی سے واپس پاکستان لایا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت ساری نئی کہانیاں سامنے آئیں گی، بہت سارے نئے انکشافات ہوں گے، جس کے نتیجے میں ثاقب نثار صاحب کی طرف سے دیے جانے والا جو ڈکلیریشن ہے اس کی ساکھ کے اوپر بھی بہت زیادہ سوال اٹھنے والے ہیں۔ آنے والے دن اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔